अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस की एक कमेटी बैठी जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। बड़े सारे मौज़ूआत छेड़े गए उसके अंदर। उनमें से एक मौजू साइफ़र का था और एक मौजू उसके अंदर इलेक्शंस का था जो कि पाकिस्तान में हुए थे 8 फरवरी को, और उसके हवाले से कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी किया गया और कुछ हवालों से यकीन दहानियाँ भी मांगी गई। जो इम्पॉर्टेंट बात हुई इसके अंदर वो ये कि इस कमेटी में पेश हुए डोनाल्ड लू, और डोनाल्ड लू ये वही डोनाल्ड लू हैं जिन पर बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने अमरीकी साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत को गिराया है। तो डोनाल्ड लू साहब आते हैं उस कमेटी के अंदर और वो ये कह देते हैं कि जी ये तमाम तर इल्ज़ामात सरासर झूठ हैं, किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की गई थी। अल्टीमेटली उन्होंने डिनाई किया इस बात को। इसके अलावा 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने बात की और उसमें उन्होंने कहा कि जो भी बेज़ाब्तगियाँ रिपोर्ट हो रही हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि इनको देखे। तो मुख्तलिफ जो मौज़ूआत पर उस कमेटी के अंदर उस समात में गुफ्तगू हुई उसको हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक करके हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमो साकिब साहब, राव खालिद साहब मौजूद और साकिब बशीर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नजमो साकिब साहब, ये कांग्रेशनल हेयरिंग वन टाइम अफेयर था या फिर आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में इसके सियासी और सिफारती असरात भी नज़र आएंगे? देखिए, जिन जिन दोस्तों ने, अहबाब ने वो पूरी कांग्रेशनल हेयरिंग देखी है जिनमें मैं, राव साहब और आप सब शामिल हैं, उनको ये पता है कि सिर्फ साइफर की बात नहीं हुई जी। उसमें बहुत सारी बातें, कुछ का आपने जिक्र किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान के तमाम रहने वालों को एक तसल्ली दिलानी है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो हमें पहले से नहीं पता थी। अच्छा, ठीक। दूसरी बात कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी है साउथ एशिया के बारे में, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान आता है और ईरान आता है ख़ास तौर पे, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। तीसरी बात कि ये जो डोनाल्ड लू साहब हैं ये अपनी कुछ पोजीशन वाजे करने के लिए पेश हुए थे, ये कोई पाकिस्तान का केस नहीं था। उसमें ये है कि जी आपने ये क्यों किया और ये किया तो फिर आपने वाकई साइफर के बारे में ये बात की या नहीं की। तो ये 2-3 तसल्लियां देने के बाद गुजारिश ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इनका वो लेवल है। देखिए ना, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे यहाँ, इस तरह के 19 ग्रेड के अफसर होते हैं। या तो होता ना टोनी ब्लिंकन साहब आते और वो बात करते, या प्रेसिडेंट बाइडेन साहब खुद बात करते, या उनका स्पोक्स पर्सन जो है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में को बात करता, तो उसका जवाब देना बनता है। देखिए, इस तरह की बातें कुछ होती हैं जो टीवी स्क्रीन पे की जाती हैं, और ये लाइव ट्रांसमिशन थी। टीवी स्क्रीन पे जो कहा जाता है जरूरी नहीं होता कि वो हकीकत हो। जो असल में बात होती है वो आपकी होती है बंद कमरों में, और उन बंद कमरों में हत्ता के टेलीफोन पे भी नहीं होती क्योंकि वो भी बग हो जाते हैं। तो जो अहम और जो सेंसिटिव, जो हसास चीज़ें होती हैं वो इस तरह के टीवी उस पर नहीं आती। लिहाजा मेरी अपनी जो मेरा तजुर्बा है यानी इस सिफारतकारी का या दुनिया भर को देखने का, उसकी बिना पे मैं आपसे कह सकता हूं कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है कोई नई बात नहीं की। अब देखिए लेते हैं कि ये जो साइफर की बात है ये तो बहुत पुरानी, इस पे तो केस चला, उस पे तो डिसाइड हो गया, इस पे तो इतनी हु-हा हुई, हाहाकार हुई। इस वक्त क्यों इसकी जरूरत पेश आ गई बताने की? तो सबसे पहले 1 मिनट में देखते हैं कि टाइमिंग क्यों इतनी। तो अगर आप देखें पाकिस्तान के ज़िम्न में, तो उनको पता है कि साइफर केस का डिसीजन हो चुका है, लिहाजा ये बेहतरीन वक्त है बताने का कि अमेरिका का या मेरा किसी किस्म का इस साजिश से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा देखिएगा कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में उन्होंने बात की है, और उसमें एक बाकायदा रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका वुड नॉट लाइक टू सी पाकिस्तान एंड ईरान गोइंग टू बेड, यानी बिल्कुल जो है उनकी दोस्ती इस तरह की ना हो। तीसरा फैक्टर कि ये वो वक्त है जिसमें कि IMF इस्लामाबाद का दौरा कर रहा है, और उनको अच्छी तरह से पता है कि हमारी सारी की सारी मईशत का दारोमदार जो है वो इस पे है। ये हो गया तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर जो अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने एक इजहार किया है ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को जो है हम सस्पिशियस नज़रों से देखते हैं, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन ये है कि उनको अभी भी कुछ शकूक व शुबहात हैं कि ये जो आपस में चल रहा है उसमें TTP का हिसाब किताब है, उसमें यानी अफगान तालिबान, काबुल वगैरह, हिरात, ये वो।
अच्छा, अब उसके बाद आता है आपका इलेक्शन का, जो आपने भी अपने इंट्रो में बताया। मेरे नजदीक ये सबसे अहम बात थी उनकी पूरी ट्रांसमिशन में, जो उन्होंने इतनी लंबी सी वो हेयरिंग की कांग्रेशनल, जिसमें वो उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात जो पाकिस्तान और अमेरिका के हैं उनका दारोमदार ही इस बात पे होगा। मैं जरा अल्फाज आपको एहतियात से बता रहा हूं, उनका दारोमदार ही इस बात पे होगा कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इलेक्शन रिजल्ट्स की इन्वेस्टिगेशन कराई। इस पे एक मिनट बोलना चाहेंगे, वो ये कि एक तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये कि, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि री इलेक्शन भी कराएं। ओ बाबा, इतने बिलियन डॉलर लगा के हमने एक इलेक्शन कराए हैं खुदा खुदा करके, अब आप दोबारा कराएंगे, फिर अगर उनका भी वही रिजल्ट निकला तो फिर क्या करेंगे, तीसरा कराएंगे। तो उसमें किसी हद तक उनकी ये बात बनती है कि जमहूरियत का होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही यानी आप कहें कि जी अब आप इलेक्शन कराएं और ये कराएं। इसकी एक दो छोटी छोटी बातें और, जिस तरह मैंने कहा कि सरकारी तौर पे इसका हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये हुआ है कि थोड़ी देर के लिए जो है ना सोशल मीडिया पे यानी टीवी स्क्रीन पे इसकी बहस छिड़ गई है, जिसका ना कोई फायदा है ना कोई अंत है। पाकिस्तान ने अपनी खारजी ताल्लुकात कैसे रखने हैं अमेरिका के साथ, ये वक्त आ गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की जो नई बनी है, जिन्होंने अपनी दाखिला पॉलिसी डिक्लेयर कर दी, फाइनेंस के बारे में पता लग गया, या इंटीरियर ने अपना बता दिया कि किस तरह से करेंगे। अब हमने ये देखना है कि मुआशी सूरत हाल तो बहाल करनी है, तो थोड़ी सी खारजा पॉलिसी की तरफ भी तवज्जो दी जाए, जिसमें से कि टॉकिंग पॉइंट्स कुछ मिले हैं हमें डोनाल्ड लू से। अब गुजारिश अपनी हुकूमत से ये है कि इसका जवाब ना दे कि डोनाल्ड लू ने क्या किया, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप जरा खारजा पॉलिसी के बेसिक कॉन्टूर्स आवाम को बताएं कि आप किस किस्म की खारजा पॉलिसी जो है वजह करना चाहते हैं और फॉलो करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस ब्रीफिंग के अंदर बहुत सारे अहम मौजूआत थे। राव खालिद साहब, मगर जो टॉकिंग पॉइंट बना वो साइफर था, और ये दोनों जो हुकूमती इत्तेहाद है और पीटीआई है अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। 1991 से 2008 तक पोस्ट इलेक्शन ब्रीफिंग्स इस तरह की होती रही हैं, पोस्ट इलेक्शन हेयरिंग्स अमेरिका में पाकिस्तान के इलेक्शंस को लेके, तो उनका क्या इम्पैक्ट रहा अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल वे में बात की जाए, और फिर जो अभी रिसेंट ये हेयरिंग हुई है इसका किस तरह का आप इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस आता देख रहे हैं? देखिए, जो बुनियादी तौर पे रिलेशनशिप हैं वो जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि वो कमेटीज़ की हेयरिंग से तो तय नहीं होते, मैसेजिंग होती है इससे, जो इसमें भी की गई। और उसमें बुनियादी तौर पे मैसेजिंग क्या थी, जो कहा जा रहा है कि ये पीटीआई के जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की एक तंजीम है, उन्होंने कोशिश करके जी लॉबिंग की बात हो रही है ना कि पीटीआई उसका बुनियादी पर्पस था इलेक्शंस के ऊपर सारा, जी लॉबिंग की, इलेक्शंस के ऊपर बात करना था। लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन पे भी बात हुई, लेकिन उसके साथ 6-7 और मौजूआत पे भी पाकिस्तान को बात की गई, और जिसमें बहुत मैसेजिंग की गई, जैसे सीपैक के हवाले से है, जैसे पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से है, इलेक्शन के हवाले से है, हमारे अदालती निज़ाम के हवाले से है। तो वो जो मैसेजिंग बुनियादी तौर पे की गई, तो उसका इतनी हमारी मोहब्बत में वो बेचैन नहीं है, या जो कहा जा रहा है कि जी वहाँ कोई इलेक्शन लड़ना होता है तो वहाँ के जो मकामी जो वोटर हैं उनको खुश करने के लिए वो ये करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस किस्म की बातें की गई और जिस किस्म की मैसेजिंग की गई, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड लू का जो रवैया था, वो मैं आपको यानी उसको 3-4 एडजेक्टिव्स यूज़ करना चाहता हूँ उसके लिए। एक इंतहाई हकारत वाला था। जब ईरान गैस पाइपलाइन की बात करते हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, फंड से ही हैं, तो वो डोंट से हमने रेड लाइन बता दी उनको, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर हम हाँ जी ठीक है। फिर उसमें मुनाफकत, जो आप इंतखाबात के हवाले से जब बात करते हैं, आप चाइना के लोन के हवाले से जब बात करते हैं, तो आप पाकिस्तान को और तरह से ट्रीट कर रहे हैं। उनका चेयरमैन कमेटी कहता है लोन शार्क है चाइना, तो आईएमएफ क्या है भाई, और आप क्या हैं, आप बताएं जरा। जो आप लोन देते हैं वो कोई हलाल लोन होता है और ये हराम लोन हमने ले लिया है कोई, ठीक है जी बिल्कुल। और फिर मुदाखलत, हमारे अदालती निज़ाम पे जिस तरह बात की गई, जिस तरह उन्होंने हमारे इलेक्शंस के हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया, तो वो बुनियादी तौर पे वो मुदाखलत भी है। फिर उसमें धमकियां भी हैं, उन्होंने लगाई हैं, हमें चाइना के हवाले से भी लगाई हैं और उसके हवाले से भी लगाई हैं, ईरान के हवाले से भी खतरनाक धमकी आपको कौन सी लगी जिससे पाकिस्तान को वाकई सोचना भी पड़ेगा बैठ के, या उससे मुतासिर हो सकते हैं अमेरिकन और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स?
खतरनाक तो अमेरिका खुद ही है सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए। उसकी धमकी दे ना दे, वो हमें जिस तरह लेके चलना चाहता है। अगले टॉपिक पे जब हम आएंगे तो मुख्तलिफ उसके और एस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें भी वो चीज़ें डिस्कस होनी है। इसलिए मैं एग्जैक्टली मैं सरेदस्त डोनाल्ड लू और उसकी हेयरिंग तक महदूद रहना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। फिर डोनाल्ड लू की हम उसके बंदे डोनाल्ड लू एज पर्सन बात करें, ही इज़ अ कंपल्सिव लायर, ठीक है। साइफर को छोड़ के, साइफर पे आप कुछ भी ना कहें, वट एवर उसने कहा, उसने उसके कंटेंट की तरदीद नहीं की। उसने ये कहा कि जी जो हमने किया था वो साजिश नहीं थी। कंटेंट की उसने आज तक तरदीद नहीं की और किसी ने भी नहीं की, ठीक है। उसने कहा जी मेरी शादी पाकिस्तान में हुई थी जब मैं पाकिस्तान में था, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, वो नेपाल में उसकी मुलाकात हुई थी खातून से और वहाँ शादी हुई थी उसकी, ठीक है, ये वो बोल रहा है। आफिया सिद्दीकी के बारे में झूठ बोला उसने। हमारे राब्ते हैं, उसकी रिपोर्टिंग होती रही है, हमने उसके लिए बहुत सी बातें की हैं। अमेरिका के मुतालबात हमारे सामने शकील अफरीदी की सूरत में मौजूद हैं, तो वो सारा है। उसके बाद पाक ईरान पाइपलाइन जब आप हम शुरू करने जा रहे हैं, हमने ये कहा अमेरिका से कि हमें वेवर चाहिए और हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कि वेवर चाहिए। उस पर भी कहते हैं जी हमसे तो किसी ने राब्ते नहीं करना, हमें पता है कि क्या वो चाह रहे हैं या क्या नहीं चाह रहे। तो इस किस्म की वो उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से आप देखें कि वो इस किस्म की बातें बुनियादी तौर पर कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, जिसकी जो सारी गुफ्तगू उसके अंदर हुई है, वो बुनियादी तौर पे जैसे मैंने कहा मैसेजिंग थी उसमें कि आप ये करेंगे तो इस पे हम बहुत नाराज़ हो गए, आप ये करेंगे तो हम मज़ीद नाराज़ हो जाएंगे, आप ये करेंगे तो हम ये कर देंगे। आप फिर तालिबान के हवाले से और उधर के हवाले से उधर ये हमें इंप्रेशन दे रहे हैं हम आपकी जंग लड़ते रहे हैं, भाई हमने आपकी मदद की है। अब वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं उसके हवाले से। तो आप बिल्कुल उल्टा, वो उल्टे बांस बरेली को जो कहते हैं ना, तो वो हमें बता रहे हैं कि हम आपके बड़े मेहरबान हैं। तो ये जो जिस अजाब में हम आपको डाल के गए हैं, तो बुनियादी तौर पर हमारा तो कोई कसूर नहीं था, हम तो आपकी उस वक्त भी मदद करें तो अब भी मदद करें। तो ये जो दो नंबरी और मुनाफिकत ये सारी है कि आप वेनेजुएला के इंतखाबात हो, आपका और क्राइटेरिया, गजा में और क्राइटेरिया, बाकी जगहों पे और क्राइटेरिया, इंडिया में और क्राइटेरिया, पाकिस्तान की बात आती है तो हमारे एकदम से आइन भी याद आ जाता है, कानून भी याद आ जाता है, जमहूरियत भी याद आ जाती है, इंसानी हुकूक भी याद आ जाते हैं। कि वो ठीक है, वो उतना रिएक्शन काफ़ी है, क्या उतना ही रिएक्शन हम बर्दाश्त कर सकते हैं या कुछ और भी इससे आगे जाके हो सकता है, या हम कुछ कर ही नहीं सकते? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी एक हेयरिंग रखनी चाहिए। इंतखाबात हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, उस पर हम एक हेयरिंग रखें, हम भी बैठ के वहाँ पे इस किस्म की बातें करें और फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं हमें कि आप हमारे इकोनॉमिक जायंट है, हम IMF के पास जा रहे हैं कर्ज लेने के लिए, और हम क्या कर सकते हैं। ये अब यही एग्जैक्टली हमारी मजाल क्या है, हम जिस तरह से हमारी सूरत हाल है उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो यही है, ये जो मिनिमम वी कैन डू इज टू होल्ड अ हियरिंग ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली। राइट। साकिब, ये 3-4 एडजेक्टिव्स बड़े इंटरेस्टिंग यूज़ किए राव खालिद साहब ने, कॉन्डिसेंडिंग, हिपोक्रेसी, इंटरवेंशन, थ्रेटनिंग, ये सारी चीज़ें डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग से उन्होंने अखज़ की हैं। आपके ख्याल में आप कैसे देख रहे हैं इस हेयरिंग को, और आपको क्या लगता है कि क्या ये बस एक ऐसी रस्मी कार्रवाई थी या कुछ सॉलिड हम इम्पैक्ट आता देख रहे हैं? एक तो साइफर के हवाले से जो उन्होंने बात की, एक तो कंटेंट पे तो चले वो नहीं गए, लेकिन उन्होंने जिस तरह बात की उसमें हकारत तो थी कि वो उसको टोटली लॉयर मतलब झूठा कह रहे थे कि जो कुछ उनके बारे में कहा गया है। तो मैं 31 मार्च का जो हमारा इलामिया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी, उसमें एग्जैक्टली ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि ख़त में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज सफारती आदाब के ख़िलाफ़ है, और जिनके हवाले से जो असद मजीद साहब हमारे जो सफ़ीर थे अमेरिका में, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने साजिश हुई है कि जो उस वक़्त की हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन वो आदाब के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने कहा था कि ये डिमार्च किया जाए। पाकिस्तान ने यहाँ पे भी, वाशिंगटन में भी भरपूर किस्म का ये मामला उठाया था। इसका मतलब ये है कि चीज़ें एग्जिस्ट तो करती थी कि वो टोटली डिनाइल दे रहे हैं कि ऐसा कुछ जो है ही नहीं है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बयानिया जो बना वो तो फिर भी साबित नहीं होता इन चीज़ों से। जी नहीं, साजिश का वो ठीक कह रहे हैं आप, साजिश वाली बात तो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या इस लेवल पे भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी ऐसा नहीं आया। और दूसरी जानिब जो केस है, उस केस में भी केस ख़त्म नहीं हुआ, अभी केस अभी हाई कोर्ट लेवल पर चल रहा है और उस केस पे भी किसी ना किसी तरह इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ये जो साइफर के हवाले से अभी डोनाल्ड लू ने बात की है,
दूसरी जो बात है, एक जब ये हियरिंग हुई है उसके अगले दिन ये अमरीकी जो नुमाइंदगान थे वहाँ पे वोटिंग भी हुई है। वो 0-50 जो है वो वोट हुआ है, 50 वोट जो है इस हक में पड़े हैं। 3 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए और आइन और कानून की बात की, और 8 फरवरी के इंतखाबात पे उन्होंने कहा है कि तहकीकात जो है वो करवाई जाए। पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं, ये जो बात ये हो रही है कि ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मेरी इतला के मुताबिक जो वहाँ के पाकिस्तानी जो अमेरिकन हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर जो PTI से मुंसलिक हैं, वो डॉक्टर्स की जो तंजीम है वो इसको ओन भी किसी ना किसी लेवल पे इसको ओन कर रही है कि ये हियरिंग कराने में लॉबिंग जो है वो उन्होंने की है। अब वो नेक्स्ट मरले में उसको सेनेट में भी वहाँ पे ले जाने की कोशिश में है और ये जा सकते हैं। अच्छा। ताकि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करें। एक और बात यह है कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में बहरहाल बहुत ज़्यादा मुदाखलत भी थी, उनकी जो गुफ्तगू थी, और मुदाखलत के साथ साथ धमकी अमेज़ जो है वो ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई। जो एग्जैक्टली जो धमकी अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है कहीं ना कहीं उसका तो रद्द अमल ज़रूर जो है वो पाकिस्तान को देना चाहिए। लेकिन ऐसे लगता है कि जिस तरह दफ्तर खारजा ने गुज़श्ता रोज़ उस पर एक रद्द अमल दे दिया, इनिशली एक क्वेश्चन हुआ, उन्होंने उस पर बोल दिया, और गवर्नमेंट साइड से अलग से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई डोनाल्ड डू के हवाले से, सिर्फ इसको ऑन किया गया है। बल्कि जो गवर्नमेंट के जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा कि जो साइफर के हवाले से एक बयानिया था जो इमरान खान साहब का, उसको आज जो है वो दफन हो गया है। उन्होंने उस एंगल को लिया है और PTI ने उस एंगल को लिया है कि जहां पे डोनाल्ड डू ने कहा कि जो आधे हल्के थे वहां पे मुबस्सिरीन को जाने की इजाजत ही नहीं दी गई कि वो वहां जाके विजिट करते, ऑब्जर्व करते इलेक्शंस को। तो दोनों पार्टीज ने, दोनों फ्री कैन ने अपने अपने हिस्से का जो वो डोनाल्ड डू ने जो कुछ कहा है वो ले लिया है और दूसरे हिस्से को वो नहीं मार रहे। इसके अलावा जो अल्फाज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से खास तौर पर इस्तेमाल हुए, उस पर मुझे नहीं लगता कि मजीद कोई गवर्नमेंट जो है उस पर बोलेगी। इस पर ऐसा ही लग रहा है कि अब आगे जो है वो चलना है और आगे की तरफ उन्होंने जो उसमें से नैरेटिव लेना था वो ले चुके कि साइफर का बयानिया जो है वो उसके बाद उन्होंने कहा कि डोनाल्ड डू ने उसको झूठा करार दिया है, तो इसलिए वो दफन हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, अपने अपने टेक अवेज हैं। सारी जो सियासी पार्टीज़ होती हैं वो एक भी स्टेटमेंट को पकड़ के अपनी अपनी तरीके से अपने अपने सियासी मफादात के तहत इंटरप्रिटेशंस कर रही होती हैं। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पहले पाकिस्तान से IMF डू मोर का मुतालबा किया करता था, मगर अब हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने IMF से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जी मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए हमें एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। फिर साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात भी लानी होंगी और इसके बगैर मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। मगर ख़ुद ही उन्होंने कुछ सवालात भी उठा दिए। उन्होंने फिर ये भी कहा कि क्या इससे मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा, क्या इससे मुल्क में खुशहाली का इनकलाब आ जाएगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये असल में बड़े सवालात हैं। तो यही सवालात हम अपने तजियाकारों के सामने रख देते हैं। राव खालिद साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट दी उसके अंदर उन्होंने कुछ और बातें भी की। उन्होंने ये कहा कि हम कशकोल तोड़ना चाहते हैं, हमें एक और IMF का प्रोग्राम मिल जाए। तो वैसे तो वो कशकोल तोड़ना चाह रहे हैं, मगर क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि कशकोल तोड़ने से पहले वो उस कशकोल को एक मरतबा अच्छे तरीके से भर लेना चाहते हैं? आपको लगता है कि इस डू मोर का मुतालबा IMF मांगेगा और क्या वो 10 और मुतालिबात नहीं रख देगा पाकिस्तान के सामने? जी देखिए, एक तो मैं अपने वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करता हूँ, अपने इंतहाई भोले मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, कि उन्होंने बड़ी एक कह लें कि स्ट्राइड ली है। बेगर्स कांट बी चूजर्स से बाद वो आ गए अब डू मोर कहने पे। पहले वो बिल्कुल ही डिफरेंट था उनकी अप्रोच। अब उन्होंने कहा है कि उल्टा उन्होंने IMF को कह दिया कि डू मोर, पहले तो वो कुछ और कहते थे। तो वो बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, आई डोंट नो वो उसको तड़ी कहते हैं या क्या कहते हैं, ये वही साजिश और वही वाली बात हो जाएगी कि कौन उसको साजिश समझता है, कौन मुदाखलत समझता है। तो वो जो फैक्ट्स हैं मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मैं 20 तारीख को एक अफ्तारी थी, अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ पे थे जिस शाम ये डोनाल्ड डू की हियरिंग हुई है, उससे पहले की बात है, ये आधा घंटा पहले की बात कह लें। वहाँ उनसे अच्छी गपशप रही, ऑफ द रिकॉर्ड थी अमेरिकन एम्बेसडर के साथ। फिर उनके जो इकोनॉमिक सेक्शन के हेड हैं वो भी थे, उनसे भी गपशप रही काफ़ी।
तो वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, कोई इतनी सेंसिटिव गुफ्तगू नहीं थी, लेकिन स्टिल क्योंकि एक हम पाबंद है, जब कहा गया ऑफ द रिकॉर्ड है। जो टेक अवे था हमारा, जो हम दोस्तों ने वहाँ पे जितने जर्नलिस्ट थे, गपशप जो हुई, टेक अवे ये था कि जो सर्टन चीज़ें हैं जो डोनाल्ड लू ने, जो मैं कह रहा था पहले हिस्से में जो बातें हुई हैं वो मैं अगले में करना चाह रहा हूँ। जो वहाँ पे बातें हुई, वहाँ पे चीन के हवाले से, ईरान के हवाले से, वो चीज़ें जो हैं वो बहुत सीरियस हैं। और उसमें जो मेरा इंप्रेशन था वो ये है कि पाकिस्तान को कीप अफ्लोट तो रखा जाएगा कि सांस लेता रहे, लेकिन अगर हम उन चीज़ों के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी नहीं करेंगे, तब्दील नहीं करेंगे, तो हम मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। सही बात है। ऑल आउट हमें बिल्कुल कोई IMF सपोर्ट नहीं करेगा उस तरह से, ना अमेरिका करेगा, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी, अनटिल एंड अनलेस हम जो है चीन, ईरान, ये दो तो हैं ही हैं, हमारे जो अच्छे बेहतरीन दोस्तों में से हैं, उनसे हम कतई ताल्लुकी कर लें या अपना ताल्लुकात को ट्रिम करें, चेंज करें। भारत के साथ पहले हमारे मामलात इस तरह से जा रहे हैं कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी लेटली जो मामलात शुरू हो गए हैं। तो इस सूरत हाल में हम जो घिरे हुए हैं, बल्कि हमें घेरा जा चुका है जिस सूरत हाल में, उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं सिवाय इसके कि ये नहीं कि बैगिंग बाउल आप तोड़ दें, कशकोल तोड़ दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप पैसे कहाँ फिर, अगर कोई दे रहा होगा तो कहाँ डालेंगे? झोली फैला के खड़े हो जाएंगे फिर कशकोल के बाद। उसके बाद फिर आप टोकरी रख के बैठ जाएंगे। इसी किस्म की चीज़ें होंगी ना, मांग नहीं है ना। लेकिन हमारे पास जो हल है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। और ये उस मीटिंग में जो एक पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि वो कहते हैं हमारी जितनी मीटिंग्स हुई हैं हुकूमत से, हमने पहली दफ़ा ये फील किया है कि हुकूमत में रियलाइजेशन है कि हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है। उसमें रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात है, टैक्स बेस बढ़ाने की बात है, उसमें आमदन और अखराजात में तवाज़ुन की बात है, लीकेजेस को रोकने की बात है, सर्कुलर डेट को एड्रेस करने की बात है। तो कम अज़ कम ये एक उसमें पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आई है। लेकिन बात यह है कि जो हमारी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, खारजा पॉलिसी जो है, नजम साकिब साहब ने जैसे कहा, उस पर हमें बैठ के एक दफ़ा बात करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे मामला ठीक होंगे। अगर तो हम इंटरनली कर लेते हैं, अपने ये कहते कड़वी गोली खा लेते हैं, हम उस संगीनी का एहसास करते हैं जिसमें हम घिरे हुए हैं, तो हम फिर बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे नेगोशिएट करने की। लड़ाई हमने नहीं करनी किसी से, हम नेगोशिएट करने की बेहतर पोजीशन में होंगे, हम अच्छे फंड देने की पोजीशन में होंगे, हम अच्छी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की पोजीशन में भी होंगे। इंटरनली भी हम जो है वो सुकून में होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उसके साथ आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ। तो उसमें हम फैसला सियासी क़यादत ने करना है, हमारी जो मुक़्तदर है उन्होंने करना है कि हमने पाकिस्तान को किस सिमत लेके जाना है। ये क्रूशल टाइम है। अगर रियलाइजेशन है, जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने सुना अमेरिकन के ज़ुबानी भी रियलाइजेशन है, तो ये तो बहुत ही खुशाइंद बात है और मेरा ख्याल है उससे बेहतरी की सूरत तरफ हम जाएंगे लाजमी। जी बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी शहबाज शरीफ ने बात की, तो अमेरिका ने भी ये कहा था कि माहौल अगर साजगार हो तो फिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाई जा सकती है। तो ये माहौल साजगार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माहौल साजगार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माहौल साजगार करना पड़ेगा। इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन एक दो बातें जो राव साहब ने कमाल की है ना, उसमें मैं यदि तबसरा करना चाहूँगा और उन तमाम लोगों और दोस्तों से कहूँगा कि जब कोई डिप्लोमैट, जब कोई सिफारतकार या कोई सिफारत खाना ये कहता है ना कि चेथम हाउस रूल चलेगा, ये ऑफ द रिकॉर्ड है फलाना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम बातें वही होती हैं। और एक डिप्लोमैट की लाइफ में, एक सिफारतकार की लाइफ में जो वो कहता है, चाहे वो अपनी बेगम से बात कर रहा हो, बच्चों से बात कर रहा हो, वो कहीं रिकॉर्ड हो रही है तो उसका नोटिस लिया जाता है। दूसरी बात जो यानी राव साहब ने कशकोल तोड़ने की बात की, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि अभी आलम ये आ गया है कि कशकोल तोड़ना छोड़ना तो दूर की बात है, हमें बाहर से एक फाइनेंस मिनिस्टर बुलाना पड़ता है कि ताकि वो कशकोल को अच्छे एंगल से पकड़ सके, ताकि उस कशकोल की शक्ल सूरत जो है वो अच्छी लगे, कोई अच्छी अंग्रेजी वगैरह। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि SIFC जो है, जी स्टाइलिश किस्म का ना, जरा कुछ उस पर टशन फशन जो है वो। अच्छा, अब ये है कि क्या किया जाए। देखिए, इन्वेस्टमेंट कब आती है किसी मुल्क में? सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ये कि आपके यहाँ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट हैं इन्वेस्ट करने के।
इन्वेस्टमेंट दोस्तियों पे नहीं आती कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा करीबी दोस्त है और अजरबैजान पाकिस्तान की तो जान जिंद जान है तो उनको इधर आना चाहिए, वो नहीं आएंगे क्योंकि हुकूमतें तो आना नहीं है। हुकूमत से तो आते हैं, अर्दवान साहब आए आके चले गए, वो तो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन क्या देखेगा? दो बातें उसने देखनी है और उसके बाद वो सोचता है कि इस मुल्क में आना है कि नहीं। पहली बात ये होती है कि वहां पे मैं जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए वो माहौल साजगार है कि नहीं। वो माहौल साजगार का मतलब आपकी सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, स्किल वर्कर है कि नहीं, वगैरह वगैरह, बिजली के रेट क्या है क्या। दूसरी अहम बात होती है माहौल साजगार बनाने की कि जब आप ये देखते हैं कि किसी मुल्क में आपने, यानी पाकिस्तान में किसी ने आना है, तो वो देखेगा कि जो मेरा प्रॉफिट होगा, जो मेरे डिविडेंड्स होंगे, जो मेरे प्रोसीड्स होंगे अपने बिजनेस से, उस इन्वेस्टमेंट से, क्या वो मैं अच्छे तरीके से, आसान तरीके से अपने वापस मुल्क जहां से मैं आया हूं वहां बेच सकूंगा कि नहीं। उसके लिए हमने पिछली अगर कई हुकूमतें देखें ना, तो उसमें हमने एक एक्सप्रेशन सुना कि जी तमाम दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए हमारे पास एक वन विंडो ऑपरेशन है। तो ये समझ लीजिए कि तीसरी हर्डल ये होती है कि पेपर चेज इतनी होती है, कोई बाहर से आ जाए उसको मुसीबत पड़ जाती है, पहले तो जी इस दफ्तर जाएं, फिर उस दफ्तर जाएं, फिर ये वाली अटेस्टेशन कराएं, फॉरेन ऑफिस जाएं, फलानी अटेस्टेशन, काउंसलर सेक्शन जाएं, फिर उसके बाद आपके चेंबर से करवा के लाएं। तो वन विंडो ऑपरेशन की बात, तो ये तीन बातें अगर आप करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट सोचना शुरू करता है। उसके बाद वो अपने यानी बिजनेस पार्टनर देखता है, फिर देखता है गवर्नमेंट रूल्स क्या हैं। अच्छा, ये सारा कुछ क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारे पास मौजूद है? मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है। लेकिन खुशखबरी आपको पता, मैं आपको यानी बातें करते करते खुशखबरियां जरूर सुनाता हूं। खुशखबरी ये है कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान जी वो सुने ना कि वो जो वन विंडो ऑपरेशन है, या वो ये कि एक बिल्डिंग में आप चले जाएंगे और वो इन्वेस्टर के सारे मसले मसाइल, सारे सवालात का जवाबात होंगे, सबका मसाइल का हल होगा। उसके लिए SIFC बनी है। ठीक है, आप करते रहे यानी बातें कि जी SIFC बनी है, कौन चला रहा है, कैसे चलेगी, हमने तो सुना था $100 बिलियन आ गए हैं, इस वक्त कितने हैं, करते रहे आप बातें। मुझे ये पता है, मुझे अंदर की खबर है कि SIFC वो एक वन विंडो है जो कि हम इतनी पिछली हुकूमतों से सुन रहे थे कि जी वो एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। अब ये है कि आपने देखना है कि उस SIFC तो बना ली, बाकी जो मेरी पहली दो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई थी उसके लिए मौजूदा हुकूमत ने काम करना है। उसमें IMF से कर्जा लेके वो बात नहीं बनेगी, वो एक सिलसिला ही अलग है। उसके लिए ये है कि आप अपने मुल्क के हालात जो हैं वो कुछ इस तरह करें कि बाहर से लोग आके उनको सुकून मिले, कोई ठंडी हवा उनको मिले। क्विकली एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा, उससे एक जाती वाकया जिससे आपको पता लगेगा कि बाहर का जो आदमी है उसको। कनाडा में मैं था तो वहां पे एक साहब से बात हुई, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से, वो $1 मिलियन की उसने बात की, जी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। सारी बातें हो गई, उनके सारे सवालों के जवाब कर दिए, ये वो। अब ये था कि फाइनली उनके CEO से मेरी मुलाकात थी। अच्छा, मुझे भेजा जाता है कि जी आप जाके ये फाइनल डील करें, और उनसे मैं जाता हूं वहां पे, उसके सामने लैपटॉप पड़ा है एक, तो मुझे वो कहते हैं जी मैं बिल्कुल तैयार हूं ये सारा कुछ करने के लिए, लेकिन जरा देखिए ये क्या हो रहा है। तो वो लैपटॉप मेरे सामने करते हैं और उस पे लाहौर का एक मॉल का सीन है। वो कहते हैं जी इसकी रिपोर्ट ये है कि लाहौर में लोग जमा हो गए हैं, डंडे सोटियां और टायर जला रहे हैं, कि स्वीडन में बात हुई है कि पाकिस्तानी जो हैं वो वायलेंट हैं, पाकिस्तानी तशद्दुद पे बिलीव करते हैं, तो हम इसके खिलाफ कर रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि ये तशद्दुद नहीं कर रहे आप। अच्छा, अब ये है कि ये चीज उनको माने आती है, ये अनफॉर्चुनेट है। और इसमें हुकूमत के साथ साथ हुकूमत एक हद तक जा सकती है ना। अब मुझे देखिए ना, अगर फर्ज करें ये टेररिज्म का जो हमें मसला पड़ा हुआ है, अगर किसी को पता लगे कि जी वहां पे बम फटा, वहां पे ये हुआ, कौन आएगा? तो इस किस्म की चीजों को हुकूमती लेवल पे भी करना है, हमने सेफ गार्ड करना है, और कुछ हम अपने आप को भी जो है ना वो कर लें इस तरह से कि लोग दोस्त आए। और इस SIFC से मुझे कम से कम बहुत उम्मीद है।
ठीक है, बाहर के लोगों को सेफ़ फील करवाएं। इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होगा कि अपने मुल्क में रहने वाले लोग सेफ़ फील करें। साकिब, मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मगर उन्होंने साथ ये भी कहा कि बोझ उन तबकों पर डालना है जो कि बर्दाश्त भी कर सकें। तो क्या हम आने वाले दिनों में अशराफिया पर ये बोझ डलता देखेंगे और ये कैसे मुमकिन होगा? हो सकता है कि ऐसा जो है वो हुकूमत करने में कामयाब हो जाए, लेकिन जहाँ पे सरमायाकारी की बात हो रही है कि सरमाकार यहाँ पे आए, इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ का जो इस्तेहकाम है वो ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हुकूमत को बड़े फ़ैसले करना पड़ेंगे, मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे, और वो यकीनी तौर पर जो अशराफिया है या बड़े जो सरमायाकार हैं उन पर, उनसे टैक्स कलेक्शन या इस किस्म के मामलात भी हैं। उसी के साथ साथ आम जनरल पब्लिक पर जब आप बिजली, गैस, पेट्रोलियम प्राइसेस जब ये महंगी होंगी, जब जो रुपया है हमारा वो भी इतना मजबूत नहीं है, तो ये सारा जो है वो आम बंदे पर भी, आम आदमी पर भी बर्डन आएगा। तो इसी के साथ साथ, इसी के पैरेलल अगर आप देखें तो सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हुकूमत के सामने हैं। वो अपोजिशन की शक्ल में भी हैं। वो जो अपोजिशन पार्टी है पीटीआई, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा एहतजाज की कॉल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी हैं। तो ये सारे चैलेंजेस भी उनके मद्देनज़र होंगे। लेकिन हमने देखा कि अभी SIFC का जो इजलास हुआ, ये नवा जो एपेक्स जो कमेटी है उनका जो इजलास था, उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी शिरकत की। तो इससे एक उम्मीद जो है वो आप लगा सकते हैं कि हो सकता है कि हुकूमत या जो इदारे हैं वो मिलकर, क्योंकि SIFC जो है वो जो PDM की गवर्नमेंट थी तब से शुरू हुआ, फिर अभी जो रिसेंटली इजलास हुआ इसमें निगरान जो सेटअप के जो निगरान वज़ीर आज़म थे और दीगर लोग भी बैठे हुए थे, तो वो जो एक तसलसल है पॉलिसियों का, उसी को क्योंकि लेकर आगे चल रहे हैं, तो हो सकता है कि सब मिलकर एक जो पैगाम दिया जा रहा है कि अब मुल्क को यहाँ से आगे लेकर चलना है, तो वो उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन मुश्किलात भी होंगी और उनको चैलेंजेस यकीनी तौर पर होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज सियासी नोयत का चैलेंज है, जिसको मीट करना उनके लिए कदरे मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि वो इसको मीट कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में अदम इस्तेहकाम की वजह से जहाँ पे मुश्किल फैसले होते रहे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग यहाँ पे करते हुए कतराते रहे कि मुल्क का मुस्तकबिल किस रुख पे है। अब ज़ाहिर ऐसे लगता है कि जिस तरह का एक लाइजोन बना है SIFC में भी और जो हुकूमत है, जो इदारे हैं, उनके दरमियान, ऐसे लगता है कि ये गवर्नमेंट आगे चलेगी, जैसी है चलेगी। क्योंकि ये अगर नहीं चलती तो मुल्क के लिए इक्तिसादी लिहाज से और माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या चैलेंजेस गवर्नमेंट जो है वो इसको जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त पर एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठाती नज़र आ रही है। दिया खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा नॉर्थ वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर एक हमला हुआ था जिसमें 2 अफसरान समेत 7 फ़ौजी एहलकार शहीद हो गए थे। इसके बाद हमने देखा कि 18 मार्च को पाकिस्तान की जानिब से एक स्ट्राइक की गई अफ़गानिस्तान के अंदर और दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस पर ब्रीफिंग भी दी दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से। बट तब से हम ये देख रहे हैं कि टेंशन्स हैं इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। कल वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू भी दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने और उसमें भी उन्होंने कुछ बड़ी हार्ड हिटिंग बातें की। उससे कुछ पॉलिसी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा सकती है। नज़मुल साकिब साहब, ये जो एस्केलेशन और टेंशन इस वक्त पाई जा रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगी पाक अफ़गान रिलेशन को? ऑलरेडी ये अफेक्ट कर चुकी है। अब अंदाज़ा लगाइए ना कि हिरात में एक ज़लज़ला आता है और पाकिस्तान कहता है कि हमने मदद देनी है और तालिबान कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए।
अच्छा, अब अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से बहुत सारे जो हैं अफगान हमारे भाई अनडॉक्यूमेंटेड जो इंडिविजुअल्स थे जी, उनको हम भेजते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक ऐसा जज्बा पैदा होता है और वो कुछ इस किस्म की माजी की बातें वहाँ शुरू कर देते हैं। अब ये आलम इस वक्त आ गया, फिर हम ये देखते हैं कि चमन बॉर्डर है या यानी जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग है उनके कभी कभी ट्रक रुक जाते हैं, कभी कभी उनकी ट्रेड जो है वो होती है, जो ट्रांजिट ट्रेड वगैरह होती है। फिर अब ये है कि वो जो तालिबान थे ना, जो पिछले तालिबान, हमारी ये गलत फहमी है कि ये तालिबान नए तालिबान हैं और वो तालिबान कुछ और थे। मेरी अपनी स्टडी, मेरी अपनी रिसर्च ये बताती है कि ये जो इस वक्त के तालिबान हैं, इन्होंने वहीं से ही शुरू किया जहां से पिछले तालिबान छोड़ के गए थे। पहली बात तो ये मेरे समझ में आई कि ये वो लोग हैं, ये कंटिन्यूएशन समझ लीजिए। अब आते हैं आज की तरफ। देखिए, टीटीपी का मसला हो, आईएसकेपी का मसला हो, टेररिज्म का मसला हो, वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं मानते, उनको उनके नज़दीक तो कोई कुछ चीज़ ही नहीं है। उनकी डायनामिक्स डिफरेंट हैं, वो जिन चीज़ों को देखते हैं उनका कल्चरल एंगल इतना ज़्यादा अहम है कि इससे बात कर दी है बस ये हो जाएगा। उनको ये डिप्लोमेटिक नुआंसेस, उनको ये डिप्लोमेटिक नाइसिटीज, उनको ये हिसाब किताब की अभी पता नहीं है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ये देखना है कि ये कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है कि जिससे आप डील कर रहे हैं, क्योंकि हम बताते हैं जी आपने दोहा में हमारे साथ ये किया, आप जब आए इक्तदार में आए आपने हमारे साथ ये वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। उनकी आपको साइकी समझनी पड़ेगी और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पानी पी के दोनों मुल्कों को 2-3 बातें करनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, आर वी गोइंग टू सॉर्ट आउट ईच अदर और आर वी गोइंग टू सॉर्ट आउट इश्यूज। अगर तो इश्यूज सॉर्ट आउट करने हैं तो उसका तरीका वही है जो कि सिफारतकारी हमें मिला हुआ है, सदियों से चल रहा है। अगर एक दूसरे को सॉर्ट आउट करना है तो फिर इसी तरह से ही होगा, तुमने ये कहा मैंने ये कहा, तुमने ये किया मैंने ये किया। ठंडा पानी पी के ठंडे दिल से ये देख रहे हैं कि हम दोनों मुल्क जो हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं, ये दोनों मुल्क क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि माशी तरक्की आए, हम ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, हम ये चाहते हैं कि हम अपने अवाम के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम करें। मुझे ये बताइए, ये तीनों चीज़ों में लड़ाई किधर आती है? लड़ाई कहीं भी नहीं आती। तो कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और फिर कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। दाएं बाएं के लोग चस्का लेने के लिए, जिस तरह के पहले सेगमेंट में डोनाल्ड डू की हमने बात की कि जी पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात जो है ना, हम उनको शुबे की नज़र से देखते हैं। और बाबा किस किस्म का शुबा देखते हैं आप? हमारे ये एग्जिस्टेंशियल मसाइल हैं, हमें इस वक्त टीटीपी का मसला है। अब टीटीपी का अगर आप सिर्फ एक तरफ कर देना तो पलड़ा जो है वो बहुत नीचे चला जाता है। अच्छा, ये यूं समझिए कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात में जो सबसे बड़ी कील ठुकी हुई है, जिसकी वजह से कि खून निकल रहा है, वो टीटीपी है। और उसके लिए अफगानिस्तान को ये बात समझनी बड़ी जरूरी है कि उनका ये कहना कि जी हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अकम्प्लिस जो होता है ना, जो साथ देता है जुर्म में, वो भी जुर्म में उतना ही शरीक होता है। और उनको समझ आनी चाहिए कि ये आप जुर्म में शरीक हैं। टीटीपी का इलाज कर लें, टीटीपी का इलाज कर लें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल जी। राव खालिद साहब, टीटीपी का इलाज कैसे होगा? टीटीपी का इलाज हमारे साथ जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसी तरह होना था, जो वो करने को तैयार नहीं है। और एक ख्वाजा आसिफ साहब आजकल बड़े हॉट केक बने हुए हैं। हाँ जी, हॉट केक बने हुए हैं। तो वो बार बार वो वापस, कुछ लोग आए तो उनके हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने शायद तारीख भी नहीं पढ़ी, और दुनिया में जितनी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हुई हैं और उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, उनकी रिपेट्रिएशन और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस उनको शायद इल्म नहीं है। इसका भी हुआ है, सऊदी अरब ने भी किया है, आयरलैंड ने भी किया था, और मुल्कों में भी इसी तरह से होता है। जब आप करते हैं उनको न्यूट्रलाइज करें, उनको आप जंगजू के तौर पे थोड़ा छोड़ देंगे, आप ला के सेटल करते हैं। ये अलग बात है, हम वो प्रोसेस नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि वो प्रोसेस होना चाहिए। 5 से 6 हज़ार पाकिस्तान क्लेम करता है कि टीटीपी के लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो 2021 अगस्त से ये आए हुए हैं अफगानिस्तान में, तालिबान जो हैं। और ये एक ज़हन में रखिएगा, ये कोई अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है, ना अवाम ने इनको बुलाया है, ना अवाम ने इनको बिठाया है। ये एक सेटलमेंट मुआहदे के नतीजे में बैठे हैं, क्योंकि ये अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे और अमेरिका इन्हीं से बात कर सकता था। अफगानिस्तान के अवाम से उसने बात नहीं की, इनसे बात करके वो निकल गया अचानक और ये इनके हवाले कर गया। अभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, बाकी करें, वो प्रोसेस होगा। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी तो शायद हालात मुख्तलिफ हो। अभी जो सरहद जिनसे हमें वास्ता है वो लोग हैं ब्रदर इन आर्म्स,
ये जितने भी लड़े टीटीपी वाले, ये सारे एक दूसरे के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते। अब अल्टीमेटली उनका जो बहाना है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का बयान में देख रहा था कि जी वो अंदर नहीं है, ना हम इजाज़त देते, हमारा वादा भी यही था, वो बॉर्डर एरिया डिफ़िकल्ट टेरेन्स है, वहाँ पे बड़े मुश्किल से अप्रोच किया जाए, वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे अगर वो हैं तो हम जब कार्रवाई करते हैं तो फिर आपको क्या मसला है? अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते और हम पहुँच सकते हैं तो हमें आप क्यों रोकते हैं? हमारे साथ किस लिए फिर नाराज़ होते हैं अगर हम ये करना चाहते हैं? तो बुनियादी तौर पर 2023 वर्स्ट एवर साल रहा पाकिस्तान के लिए, और सारा इधर से ही हुआ। कोई तकरीबन 1000 के करीब शहादतें हुई, 650 हमले हुए हैं हमारे ऊपर। तो हम क्या करें? 2021 से हम आपके वादों पे लगे हुए हैं। अब अल्टीमेटली सिपा सालार ने जब वार्निंग दी थी उस वक्त, उसके बाद हमारे नुमाइंदे भी गए थे, उन्होंने जाके बात भी की थी वहाँ पे आसिफ दुरानी साहब ने, और ये सारे मामला तो उनके सामने रखे हुए हैं, उनको पता है हर चीज़ का, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जी हम नहीं इनको कंट्रोल कर सकते, ये बॉर्डर एरिया में ऐसी जगह पे है, लेकिन आप भी कुछ ना करें, आप इनसे जूते खाते रहें, आप इनसे शहादतें देते रहें, तो करें कुछ ना। ये कैसे पॉसिबल है? एक सॉवरेन कंट्री किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है? और हम जिस सूरत हाल में हैं, हमें अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना इन हालात में बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने मुआशी मामला पर तवज्जो दे सकें। हम इधर ही लड़ते रहेंगे सारी ज़िंदगी, इनके तालिबान और इनकी कभी हमायत में, कभी इनके खिलाफ। जी ठीक है साकिब, ये स्टेटमेंट कि अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल ना करने दी जाए, हम हमारे वज़ीर ख़ारजा, दफ्तर ख़ारजा कई बार ये दोहरा चुके हैं लाइन, मगर इम्पैक्ट अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, जूं नहीं रिंग रही है कान पर अफ़गानिस्तान के। किस तरह से आप इसको एनालाइज करेंगे? एक तो जो टीटीपी के हवाले से हमारी मेरे ख्याल में पॉलिसी भी कोई तसलसल में कोई इश्यूज़ हैं या कोई शिकायत भी हैं, जिस तरह वज़ीर दिफा जो है वो बात कर रहे हैं, माजी की जो पॉलिसी थी उस पर कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं किसी लिहाज से, तो ये भी एक बड़ी वजह है। हालांकि पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान जिसको पिछली जो है वो 2-3 दिहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है, और अभी भी 2023 में भी जब दहशतगर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये अफ़गान जो गैर कानूनी यहाँ पे अफ़गान बाशिंदे थे उनको बैरून मुल्क भेजने का फ़ैसला भी इसी तनाजुर में हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जो टीटीपी फैक्टर है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है, ज़ाहिर सी बात है वो ख़राब तो है ही हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी इस लिहाज से हो रहा है। जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, अगरचे उसका जवाब भी बड़ा मरबूत तरीके से दिया जा रहा है, 5 लाख अफ़गान बशिंदे तकरीबन जो है वो वापस जा चुके हैं। जब ये इनकी वापसी भी हुई थी तो उस वक्त भी अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ इसको वेलकम नहीं किया गया था। अगरचे पाकिस्तान तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले 30-35 साल से यहाँ उनको बसाया है, और जितना भी जो अफ़गान वार थी उनको यहाँ पे फैसिलिटेट भी किया, अफ़गान बशिंदे यहाँ पे रहते भी रहे हैं। अगर यहाँ से वो वापस जा रहे हैं तो उनको वेलकम भी करना चाहिए था। और फर्दर अब जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, हाल ही में जब उनसे मिली भी थी वहाँ पे जाकर, और जो टीटीपी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें उनके साथ शेयर भी की गई थी कि उनके खिलाफ वो इंटरनली खुद कार्रवाइयाँ करें, लेकिन उनकी जानब से उस तरह की मरबूत कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। इसी वजह से अभी पाकिस्तान को जो है वो एक्सट्रीम जो है वो स्टेप लेना पड़ा। और जो वज़ीर दिफा है उनके उन्होंने जो बात की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब वो नेक्स्ट स्टेप पे भी जाएंगे जो अफगान के साथ जो है वो अफगान की हुकूमत के साथ। लेकिन ये ताल्लुकात बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अभी कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मजीद जो है वो कशीदा हो सकते हैं। ठीक है। और ट्रेड बंद करने की भी बात करें ना साकिब, ये भी स्टेटमेंट आई, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो इंडिया का कॉरिडोर खुला हुआ है, इंडिया तक रास्ता जो देता है पाकिस्तान, वो बंद कर दिया जाएगा। जी, पाकिस्तान जो हुकूमत है वो बुनियादी तौर पर जो अफगान जो तालिबान हैं, उन तालिबान हुकूमत है उन पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रही है मुख्तलिफ हवालों से। और जिस तरह पहले उनको जो है वो सारे सबूत दिए गए कि टीटीपी के ठिकाने कहाँ पे हैं, कहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ उस तरह एक्शन नहीं लिया। फिर जब अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने वहाँ पे खुद जो है वो कार्रवाई की, अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि जो कॉरिडोर के हवाले से भी बयान जो दिया गया है वो प्रेशर बढ़ाना कि आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, ताकि पाकिस्तान की स्टेट के अंदर आके वो इस किस्म की जो है वो उस कार्रवाइयों को कम या ख़त्म किया जा सके, वो यहाँ पे मुदाखलत जो है वो ना कर सके इस किस्म की। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए हैं आप? फिर जी शुक्रिया रामीन। देखिए, आज का ज़रूरी सवाल ये है कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और काबीना के अरकान ने ये कहा है कि वो अब तनख्वाहें नहीं लेंगे। ज़रूरी सवाल ये है कि ये जो करोड़ों रुपए इस मद में जमा होंगे वो कहाँ जाएंगे,
ठीक उसको है। कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का गैर जरूरी सवाल। जी। देखिए, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टीवी हो, जहां देखें हर कोई हर किसी पे तनकीद कर रहा है, बुरा भला कह रहा है। गैर जरूरी सवाल ये है कि क्या हम सारा वक्त ये तनकीद ही करते रहेंगे कि कुछ काम भी करेंगे। ठीक है, तनकीद बिल्कुल सही बात है नजमो साकिब साहब, तामीराती तनकीद जाए जिससे कुछ ना कुछ हम निकाल भी सकें, कुछ सॉल्यूशंस भी ड्राइव किए जा सके, क्योंकि क्रिटिसिज्म के बाद ही कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या तामीर भी की जा सकती है। नाज़रीन, आपके लिए सवालात छोड़कर जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।